वेलकम टू पांडा एकेडमी। तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के लास्ट सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उससे संबंधित क्या क्या सिद्धांत थे, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, और आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, बिग बैंग थ्योरी। तो इन तीनों चीज़ को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में उससे दोबारा देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे का चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिग बैंग हो चुका था और ब्रह्मांड का निर्माण स्टार्ट हो चुका था। तो बिग बैंग के जस्ट बाद क्या क्या घटनाएं हुई थी उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट बिग बैंग क्या क्या सिनारियो था वहाँ पे। तो पोस्ट बिग बैंग के पहले, जो बिग बैंग का पहला 3 मिनट था, यानी बिग बैंग होने के जस्ट 3 मिनट बाद फर्स्ट पार्टिकल का निर्माण स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहले जो पार्टिकल बना था, जो सबसे बेसिक पार्टिकल है, बेसिक एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन, जो कि अभी भी मतलब पूरा यूनिवर्स का लगभग मोर देन 95% पार्ट हाइड्रोजन का ही है, अगर पूरा यूनिवर्स को देखा जाए तो पोस्ट बिग बैंग में पहले 3 मिनट में हमको हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, और उसके 4 लाख साल बाद, 4 लाख साल बाद माइक्रोवेव लाइट, उसके बाद जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम जानते हैं हम लोग, सबसे पहले रेडिएशन, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, सबसे वो पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, और फिर हमारा आता है विजुअल लाइट, जो बेबी और जिसको हम लोग कहते हैं। तो विजुअल लाइट, और विजुअल लाइट का अल्ट्रा वायलेट, और फिर एक्सरेज गामा, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो विजुअल लाइट को हम लोग देख पाते हैं, इसके अलावा बाकी जो भी है उसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो 4 लाख साल बाद जो हमारा सबसे पहले माइक्रोवेव लाइट रिलीज हुई थी बिग बैंग के 4 लाख साल बाद। और इसका प्रूफ हमको कहाँ से मिलता है, तो नासा ने एक 1970-80 के दशक में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर करके एक सेटेलाइट भेजा था। तो इसी के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले माइक्रोवेव लाइट रिलीज हुई थी। और उसके बाद 4 लाख साल का तो जो काफ़ी टाइम था, वो पीरियड ऑफ डार्कनेस का था, लगभग 100 मिलियन साल का जो समय था। यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन उस टाइम रिलीज हो रही थी, बट उसको हम लोग देख नहीं सकते थे। तो वो पूरा एक डार्कनेस का पीरियड था। और उसके बाद फिर हमें विजुअल लाइट प्राप्त होती है। और ब्रह्मांड आज भी एक्सपेंड हो रहा है, और इसका प्रूफ हम लोगों को कैसे मिलता है, तो ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन का प्रूफ है हमारे पास, वो है गैलेक्सियों का रेड शिफ्ट, के गैलेक्सियाँ हमसे दूर जा रही है। गैलेक्सी जो भी है हमसे दूर जा रही है, तो उनका रेड शिफ्ट जो हो रहा है, रेड कलर का शिफ्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब वो दूर जा रही है तो उनके कलर में जो रेड शिफ्ट है, उनके कलर में चेंज आ रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है। उससे हम लोग को वो मतलब एक इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है कि पोस्ट बिग बैंग में क्या हुआ था। और पोस्ट बिग बैंग के बाद हमारे पास गैलेक्सी, स्टार, ये सब का निर्माण स्टार्ट होता है। तो बिग बैंग के बाद जो भी जितना भी मैटर रिलीज हुआ था, उस फिर आपस में उसके बीच क्या आता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन दे इनिशियल मैटर आपस में मिलना स्टार्ट होता है। और उससे हमें बनता है गैसों और धूल कणों का इंटरस्टेलर क्लाउड। तो इस इंटरस्टेलर क्लाउड को हम लोग बोलते हैं नेबुला। गैसों और धूल कणों से जो मिलकर इंटरस्टेलर क्लाउड बन रहा है, इंटरस्टेलर बादल, उसको हम लोग कहते हैं नेबुला। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर उसका जो बेस है, उसके बेसिस पे 2-3 तरह का नेबुला हम लोग कह सकते हैं। ऐसे तो चूँकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो उसमें अगर उस तरह से कैटेगराइज करने लगेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी बन जाएगी। जो मेजर कुछ कैटेगरी है वो मैं डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जैसे ओरियन नेबुला हो गया, प्लीएड्स नेबुला हो गया, बर्नार्ड 68 हो गया। तो ओरियन नेबुला जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, वो ओरियन नेबुला होता है। ये लाइक ये यंग नेबुला इसको कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और बहुत ज़्यादा लाइट रिलीज करता है। फिर
प्लीएड्स नेबुला होता है, जो उसके आसपास, अगर जो उस नेबुला के आसपास जो स्टार है उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके कारण वो चमकता है, प्लीएड्स नेबुला। बर्नार्ड नेबुला है, बर्नार्ड नेबुला हम लोग को जनरली तब दिखाई पड़ता है जब कोई उसके पीछे कोई विशाल तारा उसके पीछे चमक रहा हो, तो उस केस में हमको बर्नार्ड नेबुला दिखाई पड़ता है। गैलेक्टिक नेबुला उस तरह का नेबुला जिससे गैलेक्सी का निर्माण होता है, उसको गैलेक्टिक नेबुला बोल देंगे। जो स्मॉलर नेबुला होता है कंपेरेटिवली गैलेक्टिक नेबुला के कंपेरिजन में, जो स्मॉलर नेबुला होता है उससे हमारा अदर जो सेलेस्टियल बॉडी है, अलग अलग जो बाकी भौगोलिक पिंड है उनका निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे स्टार वगैरह हो गया वो स्मॉलर नेबुला से बनता है। ठीक। तो नेबुला के बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है वो है गैलेक्सी। गैलेक्सी बनता किससे है? तो गैलेक्टिक नेबुला से बनता है। और इसका साइज कितना होता है? तो गैलेक्सी का साइज रफली 80,000 से लेकर 1.5 लाख 1.5 लाख लाइट ईयर के बीच में होता है। 150 के और 80 के बीच में। और एक लाइट ईयर में कितना होता है? तो एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। एक साल में लाइट जितना दूर ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। और लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है? तो वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो एक लाइट ईयर का जो अप्रॉक्स डिस्टेंस आता है वो 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये आता है। और एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। हम जिस सोलर सिस्टम में है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, जिसको हिंदी में मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेघला भी बोलते हैं उसको। हमारा जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे के बाद वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 22 लाख लाइट ईयर दूर है। ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हो गई थी। और अब गैलेक्सी अलग अलग साइज़ की होती है, या अलग अलग उसका भी कुछ टाइप है। जैसे नॉर्मल गैलेक्सी होगा वो या तो स्पाइरल हो सकता है, या फिर एलिप्टिकल शेप में हो सकता है, या फिर इरेगुलर जिसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं उस तरह का शेप में हो सकता है। उसी तरीके से पेक्युलर गैलेक्सी हो गया, वो गैलेक्सी जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। और फिर एक एक्टिव गैलेक्सी हो गया। तो एक्टिव गैलेक्सी उस तरह का गैलेक्सी है कि जो जिसका कोर बहुत हाई एनर्जी और रेडिएशन इमिट कर रहा है। इसका जो कोर है, कोर emits high energy and radiation। तो ये जैसे हमारा ब्लेजर हो गया, क्वासर हो गया, ये सब एक्टिव गैलेक्सी के अंदर आता है। ठीक है। और जनरली ये इसका पता हम लोग कैसे चलता है? तो जनरली यहाँ से गामा रेडिएशन निकलता है, तो उससे हम लोग को इसका आइडिया लगता है। अब जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एक बार गैलेक्सी किस तरह से, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, वो इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है। यहाँ हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं एक स्पाइरल गैलेक्सी हो गया। गैलेक्सी आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो दो गैलेक्सी मिल के आपस में बहुत तेज़ गति से आके एक दूसरे में कोलाइड करती है और दोनों मर्ज हो जाती है, एक दूसरे में मिलके एक नया गैलेक्सी का निर्माण करती है। तो इस तरह से इंटरेक्टिंग गैलेक्सी वर्क करता है। और ये आपस में मतलब ग्रेविटेशनल पुल के कारण मिल रही है। ठीक है। गैलेक्सी के बाद जो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है वो है स्टार। तो स्टार बनता कैसे है? सबसे पहले वो स्मॉलर नेबुला से बनता है। स्मॉलर नेबुला के ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसके कोर में, ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसके कोर में नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसका क्या होता है? सबसे पहला जो एटम बना था क्या था? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उस तरह के उस टाइम जो स्टार बनता है उसको हम लोग प्रोटो स्टार कहते हैं। तो उस स्टार का लाइफ साइकिल में सबसे पहले वो स्टेलर नर्सरी के स्टेज में रहता है जब वो नेबुला के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद वो प्रोटो स्टार के तौर पे बदलता है। अब प्रोटो स्टार के तौर पे बदलने के बाद वो फिर स्टार, जब जैसे कि जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है तो वैसे वैसे क्या करता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
और इस तरह से जो स्टार का इनिशियल क्या बोलते हैं, इनिशियल प्रोटोटाइप बनता है, उसको हम लोग प्रोटो स्टार बोलते हैं। प्रोटो स्टार के बाद उसके जैसे जैसे उसका कोर का हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, परमाणुओं के टकराने की संख्या के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया और तेज होती जाती है। और जैसे जैसे वो तेज होता है, मतलब वो उसके लिए फ्यूल की तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे जैसे ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तेज होगी, उस तरह से प्रोटोस्टार वो फुल स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और फुल स्टार में कन्वर्ट होने के बाद नाभिकीय संलयन की क्रिया काफ़ी देर चलेगा, उसके क्रोड में सारा जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, मतलब जैसे पहले क्या था, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा थी, हीलियम कम थी, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते गया, हीलियम की मात्रा उसके कोर में बढ़ती चली गई, और उसके कोर बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी वो क्या होती है, रुक जाती है। रुक जाने के कारण उसका फ्यूल कमने लगता है, उसका फुल फ्यूल कमने के कारण वहाँ पे उसका जो क्रोड होता है, क्रोड सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्रोड सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस केस में हाइड्रोजन का जो स्टार का जो है बाहरी जो कवच है, वो चूंकि वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना कम गया, तो उसकी तीव्रता घट जाती है। तीव्रता घट जाने के कारण उसका जो रंग हो जाता है बदल के रेड कलर का हो जाता है, और उस स्टेज में हम लोग को स्टार को क्या बोलते हैं, रेड जायंट स्टार। उस स्टेज में स्टार को हम लोग रेड जायंट स्टार बोलते हैं। और रेड जायंट स्टार में कोर में हाइड्रोजन कम जाता है, हीलियम बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो भारी तत्व है जैसे कि कार्बन हो गया या फिर आयरन हो गया, इस तरह के तत्वों की मात्रा भी उसमें कुछ कुछ बढ़ने लगती है। ठीक है। अब रेड जाइंट आने के बाद दो स्टेज आता है, वो डिपेंड करता है कि स्टार का साइज कितना बड़ा है, स्टार छोटा है या स्टार बड़ा है। अगर स्टार छोटा होगा तो उस केस में इस 1.44 यानी सन के मास का, सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.44 गुना से कम होगा तो रेड जायंट स्टार कन्वर्ट होकर बन जाएगा वाइट डॉर्फ, और उसके बाद वो फाइनली ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसका देखेंगे कि सूर्य के द्रव्यमान से कम या जो लिमिट दिया गया है, और इस लिमिट को दिया किसने था, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चंद्रशेखर। तो इस लिमिट को हम लोग बोलते हैं, इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो पहले वो वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा, वाइट डॉर्फ का बाद वो फिर ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका साइज 1.44 इंटू मास ऑफ सन से ज़्यादा है, तो वो जो रेड जाइंट स्टार है वो कन्वर्ट को सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा बन गया वो। और सुपरनोवा जब बनता है तो उस टाइम चूंकि उसका मास क्या है, सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी कई गुना अधिक है, तो जो उसका द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जो कोर का गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण तारा का जो है मध मिडिल वाला जो परत है उसको नष्ट कर देता है। और वो मिडिल वाला परत जो होता है तारा के कोर में क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स कर जाने के बाद उस कोलैप्स करने के बाद उससे इतना एनर्जी निकलता है कोलैप्स होने के बाद, कि उससे जो निकला हुआ एनर्जी है तारा के जो स्टार का जो बाहरी परत है उसको भी नष्ट कर देता है, और बचता है फिर लास्ट में सिर्फ उसका कोर। और इस तरह का जो एक्सप्लोजन होता है उस टाइम, तो उसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा विस्फोट। और इस तरह से रेड जाइंट स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुपरनोवा में कन्वर्ट होने के बाद वो चार तरह का चीज़ बना सकता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार, या फिर पल्सर, या फिर क्वासर, और या फिर ब्लैक होल। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है और उसका साइज छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये न्यूट्रॉन स्टार है। और अगर उसका न्यूट्रॉन स्टार का घूमने का स्पीड बहुत तेज़ है, जैसे वाइट वाला है, तो अगर उसका घूमने का स्पीड बहुत तेज़ है तो उसको हम लोग पल्सर कहते हैं। ठीक है। और जब स्टार अपना लास्ट स्टेज पे आ जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ स्टार, उसको हम लोग कहते हैं क्वासर। और लास्ट स्टेज के बाद आने के बाद जब एकदम उसका डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, और इतना मैक्सिमम हो जाता है कि उससे
कोई भी चीज़ निकल नहीं पाती है, उसका ग्रेविटेशन इतना अधिक हो जाता है कि उससे कोई भी वस्तु वापस नहीं आ पाती, सब कुछ को वो अपने अंदर खा लेता है। तो उस केस में स्टार डेड होके ब्लैक होल का निर्माण करता है, और उस टाइम उसकी डेंसिटी मैक्सिमम थी। तो ब्लैक होल पहले एक थ्योरेटिकल चीज़ था, बट आज के टाइम में है कि हमारे पास ब्लैक होल की रियल इमेज भी उपलब्ध है। यहाँ हम लोग नीचे देख सकते हैं, ये ब्लैक होल का एक्चुअल इमेज है जो 2018 में लिया गया है। और ये ब्लैक होल का जो एनिमेशन है उस तरह से उसको देख सकते हैं कि किस तरह का होता है। ये जो पीला वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। तो ब्लैक होल को हम लोग चूँकि दूरबीन से भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, लाइट को भी उसका जो ग्रेविटेशन पुल है इतना इतना स्ट्रांग होता है, तो लाइट को भी अपने अंदर अपने से होके जाने नहीं देता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं जब स्टार डेड हो जाता है, स्टार की मृत्यु हो जाती है, तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। जब स्टार डेड हो गया तो बन गया वो ब्लैक होल। तो ये स्टार का लाइफ साइकिल था कि पहले वो गैस रहता है, गैस से नेबुला बना, नेबुला से फिर नेबुला से वो बना प्रोटो स्टेलर नर्सरी में, फिर प्रोटो स्टार, फिर रेड जाइंट। रेड जाइंट के बाद अपने मास पे डिपेंड होने के बाद मास के हिसाब से वाइट डॉर्फ बन सकता है, ब्लैक डॉर्फ बन सकता है, या फिर सुपरनोवा बन सकता है। फिर सुपरनोवा में वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, पल्सर बन सकता है, क्वासर बन सकता है, या फिर ब्लैक होल बन सकता है। तो जैसे कि जो भी स्टार का वजन जो द्रव्यमान है, अगर सूर्य से लगभग 3 से 4 गुना अधिक होता है, उसी में ब्लैक होल बनने का चांस रहता है। तो एक बेसिक बात ये होगी। और हम लोग जैसे स्टार का एज कैसे पता करते हैं, तो उसका एज पता करने का सिंपल तरीका होता है स्टार का कलर देख के। कलर देख के हम लोग उसका रंग देख के पता करते हैं। जैसे कि अगर किसी का नीला या फिर सफ़ेद कलर है तो उसको हम लोग युवा तारा या फिर यंग स्टार कहेंगे। वो यंग स्टार है या प्रोटो स्टार के स्टेज में है भी वो। और अगर वो नारंगी कलर का है, ऑरेंज कलर का हो गया, तो वो स्टार बन गया या फिर कंप्लीट स्टार बन गया। और अगर वो रेड है तो वो ओल्ड स्टार या फिर अब वो उसका एज पूरा होने वाला है। जैसे यहाँ हम लोग देखा था कि जब वो रेड जाइंट बनता है तो वो धीरे धीरे स्टार अपना ख़त्म हो जाता है, और धीरे धीरे अंत में विस्फोट होने के बाद लास्ट में वो ब्लैक होल बन जाता है, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 3 से 4 गुना अधिक है तो ये हो गया कि उसका कैसे विकास होता है, कैसे तारा का कैसे जन्म होता है, ओवर द पीरियड कैसे उसका एवोल्यूशन होता है। तो एक बेसिक बातें हो गई तारा के बारे में, स्टार के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये ब्लैक होल हो गया हमारा, ये पल्सर हो गया, ये न्यूट्रॉन स्टार हो गया, और ये इधर फिर देख रहे हैं इंटरेक्टिंग गैलेक्सी, गैलेक्सी आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है। फिर साथ में ये हमारा एक स्पाइरल गैलेक्सी जो मिल्की वे है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में सन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर साथ में वो तारामंडल क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।